Hello students, so can you identify this picture? Can you spot this picture? Who is this man? क्या आप पहचान सकते हैं कि ये कौन है? नहीं पहचान पाए तो चलो अगली तस्वीर दिखाता हूँ। इस तस्वीर में कौन नज़र आता है? ये एक बूढ़ा सा दाढ़ी वाला आदमी। हाँ, और क्या दिख रहा है इसमें? तो हम लोग सोलर सिस्टम को देख रहे हैं। अभी भी कुछ अंदाज़ा लगा क्या? बताना मुझे कमेंट क्लिक करके। अब एक और तस्वीर देखो, इसमें हम किसे देख रहे हैं? इसमें भी हम लोग उसी बूढ़े आदमी को देख रहे हैं जिसके हाथ में एक बड़ी सी बॉल है। और पीछे क्या है बैकग्राउंड में? पीछे हम लोग देख रहे हैं कि ये तो पीसा की मीनार है, इटली की पीसा की मीनार। एक और पिक्चर। अब यहाँ पर हम लोग उसी बूढ़े आदमी को देख रहे हैं कुछ टेलीस्कोप के साथ में। ये टेलीस्कोप ही तो है ना? ओके, तो थोड़ी क्यूरियोसिटी तो हो रही होगी, थोड़ी उत्सुकता हो रही होगी मन में कि आखिर मैं किसकी तस्वीरें दिखाता जा रहा हूँ। तो अब देखो एक और तस्वीर, इसमें हम लोग एक ग्लोब के साथ में एक बूढ़े आदमी को देख रहे हैं जिसके हाथ में एक टेलीस्कोप है। अच्छा, तो कुछ आइडिया आ रहा है क्या कि जब हम लगातार जो तस्वीरें देख रहे हैं उसमें एक बूढ़ा आदमी है, उसके हाथ में टेलीस्कोप है और वो कुछ देख रहा है। और तुम देखो ज़रा सा ध्यान से सोच करके, इसमें ना हर पिक्चर में इसकी दाढ़ी एक जैसी है। अब एक और तस्वीर देखो, यहाँ पर भी हम लोग उसे बूढ़े आदमी को देख रहे हैं और देख रहे हैं कि उन्होंने एक थर्मामीटर, एक टेस्ट ट्यूब के जैसा कुछ लिया हुआ है। तो अभी तक की बातों से, अभी तक की पिक्चर से कुछ आइडिया मिला क्या? अच्छा, अब ये तस्वीर देख लो। ये तस्वीर तो तुम लोगों ने बार बार देखी होगी, कई बार शायद साइंस की किताब में भी देखा हो। नहीं देखा हो तो एक और तस्वीर देखो। ये तस्वीर, मेरे ख्याल से ये तस्वीर तो आप पहचान ही लोगे। नहीं पहचान पाए तो अब मैं इस सीक्रेट को जाहिर करता हूँ। हु वाज गैलीलियो? ये सारी तस्वीरें जो मैंने दिखाई वो सारी की सारी पिक्चर्स गैलीलियो की थी। तो गैलीलियो कौन थे? गैलीलियो कौन थे? यही है आज का टॉपिक और इसी बारे में हम लोग जानने वाले हैं। ओके, यहाँ भी हम लोग गैलीलियो को टेलीस्कोप के साथ में देख रहे हैं ना? ओके, तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है गैलीलियो का। यहाँ पर आप वही तस्वीर देख रहे हैं ना? सो गैलीलियो हैज़ बीन नेम्ड द फादर ऑफ मॉडर्न साइंस। गैलीलियो को फादर ऑफ मॉडर्न साइंस कहा गया है, आज के विज्ञान का फादर कहा गया है ना? ही हैड नॉट ओनली मेड वेरी मैनी एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशंस बट लेड द फाउंडेशन फॉर लॉजिकल थिंकिंग। तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ों की खोज ही नहीं की, बहुत सारे अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट्स ही नहीं किए, इसके साथ साथ में उन्होंने फाउंडेशन डाला है कि नहीं, हर बात के पीछे कोई लॉजिकल रीज़न है, लोगों को सोचना चाहिए, पता लगाना चाहिए। उससे पहले ना लोग बस कही हुई बातों पर ज़्यादा विश्वास करते थे, लेकिन गैलीलियो ने क्या कहा कि नहीं, इसके पीछे लॉजिकल थिंकिंग होनी चाहिए, कैलकुलेशंस होने चाहिए। गैलीलियो सेड दैट द लॉज ऑफ फिजिक्स आर द सेम इन एनी सिस्टम दैट इज मूविंग एट ए कांस्टेंट स्पीड इन ए स्ट्रेट लाइन एंड देयर इज़ नो एब्सोल्यूट मोशन और एब्सोल्यूट रेस्ट। गैलीलियो ने फिजिक्स के बारे में बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई जो आगे चल कर के न्यूटन को भी काफ़ी हेल्पफुल लगा, और आगे चल कर के अल्बर्ट आइंस्टीन ने भी इनकी बातों से काफ़ी कुछ सीखा होगा, इंस्पिरेशन मिली होगी। तो गैलीलियो ने क्या कहा फिजिक्स के बारे में? उन्होंने कहा कि भाई किसी भी सिस्टम में फिजिक्स के नियम तो सेम ही होते हैं, है ना? उस चीज़ों के लिए जो चीज़ें एक बराबर की स्पीड से किसी डायरेक्शन में जा रही हैं, और तब तक के लिए कि जब तक वो पूरी तरह से रुक ना जाए, है ना? हिज वर्क सेट द बेसिक फ्रेमवर्क फॉर न्यूटन्स 3 लॉज ऑफ मोशन। देखो, मैंने बताया था ना कि गैलीलियो के काम ने एक फाउंडेशन बनाया जिस पर आगे चल कर के न्यूटन ने काम किया, रिसर्च किया, और उन्होंने मोशन के 3 लॉज के बारे में बताया। ये मोशन के 3 लॉज आप क्लास 9th में पढ़ोगे, है ना? उसके बाद में क्या है कि इन्होंने ये भी चीज़ बताया, प्रोवाइडेड दो दैट इज सेंट्रल टू आइंस्टीन्स स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। और गैलीलियो ने जो बात बताई वही चीज़ बेस है आइंस्टीन के स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की भी। तो यहाँ हम लोगों ने
गैलीलियो का बिल्कुल ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखा, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। हम लोग क्या देख रहे हैं, इनका पूरा नाम क्या है, गैलीलियो गैलीलाई। 1564 में इनका जन्म होता है और 1642 में इनकी डेथ हो जाती है। चलो गैलीलियो की कुछ और तस्वीर देखते हैं, जब हम लोगों ने इन्हें पहचान लिया तस्वीरों से, इनके छोटे से इंट्रोडक्शन से। अब देखो इन्होंने एक कितनी बड़ी बात कही थी कि मैथमेटिक्स इज़ द लैंग्वेज इन विच गॉड हैज़ रिटन द यूनिवर्स। क्या कहा गैलीलियो ने, उन्होंने बताया कि भाई मैथमेटिक्स ही वो भाषा है जिसमें यूनिवर्स को भगवान ने लिखा है। तो अगर आपको यूनिवर्स को समझना है, अगर आपको एस्ट्रोनॉमी में रुचि है, अगर आपको साइंस को समझना है, तो आपको मैथमेटिक्स ज़रूर पढ़नी चाहिए। तो वो सारे स्टूडेंट्स जो मैथमेटिक्स से भागते हैं, है ना, दूर भागते हैं, मैथमेटिक्स उन्हें अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो साइंस में काफ़ी दिलचस्पी रखते हैं, दे वांट टू बी साइंटिस्ट, एस्ट्रोनॉमर बनना चाहते हैं, स्पेस क्राफ्ट से चांद पर जाना चाहते हैं, मंगल पे जाना चाहते हैं। तो अगर साइंस में दिलचस्पी है तो आपके लिए ये ज़रूरी है कि आप मैथमेटिक्स ज़रूर पढ़ो, क्योंकि मैथमेटिक्स आपको साइंस को समझने में काफ़ी हेल्प करता है। और ये बातें किसने बताई थी, गैलीलियो गैलीलाई ने बताई थी, जिन्हें हम फादर ऑफ मॉडर्न साइंस कहते हैं। यहाँ पर एक और छोटा सा हम लोग इंट्रोडक्शन देख रहे हैं गैलीलियो का। गैलीलियो गैलीलाई वाज ए ब्रिलियंट इटालियन साइंटिस्ट, है ना, वो इटली के थे और बड़े ब्रिलियंट साइंटिस्ट थे, है ना। इनकी ज़िंदगी 16th और 17th सेंचुरीज़ के बीच में है। ही वाज क्यूरियस एंड इंक्विजिटिव माइंड, always questioning how the world worked. His passion for knowledge led him to become one of the greatest scientists in history. तो हम लोगों ने क्या पढ़ा कि भाई उनका दिमाग जो था ना, वो बड़ा क्यूरियस था, बड़ा इंक्विजिटिव था। वो हमेशा सोचते रहते थे कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, ऐसा कैसे होता है ना। अच्छा, ये जो उनकी डिस्कवरीज हैं, तो उनकी जो बड़ी बड़ी डिस्कवरी हैं उसमें से एक डिस्कवरी है किस चीज़ के बारे में, ये डिस्कवरी है टेलीस्कोप के बारे में। वो टेलीस्कोप जो आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, ये है ना। टेलीस्कोप से हम लोग क्या करते हैं, आसमान में दूर की छोटी छोटी चीज़ों को देखते हैं, है ना। उनका जो इन्वेंशन है वो बड़ा ही रिमार्केबल रहा है ना। रिमार्केबल क्यों रहा है कि सब लोग आसमान को क्या समझते हैं कि वहाँ पे स्वर्ग है, और गैलीलियो स्वर्ग के सीक्रेट्स का पता लगाना चाहते थे, उसको जानना चाहते थे। गैलीलियो गेज्ड एट द मून एंड डिस्कवर्ड दैट इट्स सरफेस वाज नॉट स्मूथ एज पीपल वंस बिलीव्ड, इट हैड माउंटेन्स एंड क्रेटर्स जस्ट लाइक अर्थ। तो क्या बताया गैलीलियो ने, उन्होंने कहा कि भाई जिस चांद को हम इतना प्यारा और इतना सुंदर समझते हैं, एक्चुअली में वो इतना प्यारा और सुंदर है नहीं। उस पर भी उसी तरीके से पहाड़ हैं, उसी तरह से गड्ढे हैं, क्रेटर हैं, जैसे कि इस पृथ्वी पर है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें गैलीलियो ने बताई, ये अभी हम लोग आगे देखेंगे। अभी तो बस मैं आपको ना गैलीलियो के बारे में आपकी क्यूरिसिटी को डेवलप कर रहा हूँ, आपकी जिज्ञासा को बढ़ा रहा हूँ कि आप जानो समझो इस साइंटिस्ट के बारे में। इन्होंने एक बड़ी बात ये बताई थी, यू कैनॉट टीच ए मैन एनी थिंग, यू कैन ओनली हेल्प हिम फाइंड इट विद इन हिमसेल्फ, है ना। ये बात शायद एक बार में ना समझ में आए, बड़े लोगों की बातें हैं। मेक इट मेजरेबल व्हाट यू कांट मेजर, दिस इज द रूल ऑफ नेचर, है ना। ऑल ट्रूथ्स, ये कोट समझ में आएगा, ये कोट आपकी समझ में जरूर आएगा कि ऑल ट्रूथ्स आर इजी टू अंडरस्टैंड वंस दे आर डिस्कवर्ड, द पॉइंट इज टू डिस्कवर देम। कि दुनिया में जितने भी सच हैं उन सबको समझा जा सकता है, पता लगाया जा सकता है ना। असली बात क्या है, असली बात ये है कि हमें उसका पता लगाने की कोशिश करनी चाहिए, है ना। हमें उसे ढूंढने की कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। और ये बातें किसने कही, गैलीलियो गैलीलाई ने कहा, जिस साइंटिस्ट के बारे में आज हम लोग थोड़ी सी जानकारी हासिल करने वाले हैं, है ना। उन्होंने ये बात भी कही थी, जो बात मैंने पहले भी दोहराई, द लॉज ऑफ नेचर आर रिटन बाय द हैंड ऑफ गॉड इन द लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स। कि प्रकृति के सारे नियम
भगवान ने कैसे लिखे हैं, किस भाषा में लिखे हैं? भगवान ने उसे मैथमेटिक्स में लिखा है। तो मैथमेटिक्स किसकी भाषा है? मैथमेटिक्स नेचर की भाषा है, मैथमेटिक्स भगवान की भाषा है ना। चलो, तो अब हम लोग गैलीलियो के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट डिटेल्स जानते हैं, गैलीलियो की कहानी सुनते हैं कि गैलीलियो का जीवन कैसा था, उनका बचपन कैसा था, उन्होंने जीवन में क्या क्या किया, कैसे उन्होंने कई सारी चीज़ों का पता लगाया, ये सारी चीज़ें जानेंगे, है ना। तो गैलीलियो गैलीली, है ना, आप देख रहे हो कि उनका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर क्या है, दैट इज़ 1564, और डेट ऑफ डेथ, ईयर ऑफ डेथ वो है 1642 में। अच्छा, चलो, तो हम लोग जिस चैनल पर ये सारी बातें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उस चैनल का नाम क्या है? मैं अपने चैनल का नाम बताता हूँ, न्यू एज कोचिंग। ओके, और मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों को ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा होगा। तो क्यों ना मेरा चैनल न्यू एज कोचिंग, आप इसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अच्छा, और वीडियो के बाद में अपने कमेंट्स ज़रूर लिखना, है ना। ओके, तो गैलीलियो के बारे में हम लोग जानना शुरू करते हैं। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि एक वैज्ञानिक को अंधविश्वासों में नहीं बांधा जा सकता है। वैज्ञानिक क्या करते हैं? वैज्ञानिक तो हमेशा ही चीज़ों का पता लगाते हैं ना। वो अंधविश्वास में विश्वास नहीं करते। अंधविश्वास को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? सुपरस्टिशन, है ना। अच्छा, अब जैसे कुछ बच्चों के मन में बात होगी कि भाई क्या है सुपरस्टिशन, क्या है? क्या मैं इसका कोई एग्जाम्पल दे सकता हूँ? तो दे सकता हूँ, बिल्कुल दे सकता हूँ। मैं आपको बताता हूँ। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि भाई बिल्ली ने रास्ता काट लिया तो अपना सफ़र रोक लो। फिर बोलते हैं किसी दिन के बारे में कि अरे ये तो शनिवार है या ये है, तो आज के दिन कोई शुभ काम नहीं करते हैं। तो ये सब के सब सुपरस्टिशन ही तो हैं। यही तो अंधविश्वास है, यही तो अंधविश्वास है। तो हमें इन अंधविश्वासों को फॉलो नहीं करना चाहिए। और ये बात हमें किसने सिखलाया? ये बात सिखलाया गैलीलियो गैलीली ने। उन्होंने कहा कि एक वैज्ञानिक को अंधविश्वासों में नहीं बांधा जा सकता है। अब हम लोग कुछ और डिटेल्स, कुछ और फैक्ट्स जानते हैं गैलीलियो के बारे में, इस महान साइंटिस्ट के बारे में। तो 1583 में 1583 में गैलीलियो गैलीली नाम का एक युवा कॉलेज स्टूडेंट इटली के शहर पीसा में एक गिरजाघर में अपने घुटने टेक करके बैठा था। तो वो घुटने टेक करके क्यों बैठा था? चर्च के एक स्टाफ ने तभी छत से लटके एक तेल के दिए को जलाया। गैलीलियो ने ऊपर को देखा तो देखा कि दिया अपनी जंजीर के सिरे पर आगे पीछे झूल रहा था। उन्होंने देखा कि यद्यपि प्रत्येक झोंका या चाप जो पिछले से छोटा था, फिर भी प्रत्येक झोंके में समान सा लग रहा था, इक्वल लग रहा था। अधिकांश लोगों को इसमें कुछ भी एबनॉर्मल नहीं लगता, लेकिन गैलीलियो का दिमाग कैसा था? एक जिज्ञासु वैज्ञानिक दिमाग था। वे हमेशा जानना चाहते थे कि भाई ऐसा क्यों होता है ना। मैं आपको ज़रा सा बताता हूँ कि पेंडुलम आखिर कैसे होते हैं, है ना। तो पेंडुलम कुछ ऐसे होते हैं, ये उनका बेस होता है, एक स्ट्रिंग होती है और उसके साथ में एक बॉल लटक रहा होता है। तो ये पेंडुलम हवा के झोंके से कभी यहाँ चला जाएगा जैसा कि उस पिक्चर में हो रहा था, और कभी वो यहाँ चला जाएगा। तो वहाँ पर केस था पेंडुलम का नहीं, वहाँ पर तो केस था कि भाई गिरजाघर की छत में एक लैम्प जल रही थी, है ना, इस तरह की, जो हवा के झोंके से कभी बाएं कभी दाएं इधर उधर जा रही थी। तो इसके बारे में इन्होंने सोचा। अगर आप पेंडुलम के बारे में जानना चाहते हो, ऑसिलेशन के बारे में जानना चाहते हो, तो ऑसिलेशन के बारे में आपको क्लास 8 में बताया गया है। क्लास 8 की साइंस की किताब में आप पढ़ सकते हो, जहाँ पर हम लोग टाइप्स ऑफ मोशन पढ़ते हैं ना, वहाँ पे आप पढ़ सकते हो। पीरियोडिक मोशन वहीं पर पढ़ेंगे।
तो अब हम लोगों ने क्या समझा कि भाई गैलीलियो का दिमाग तो बड़ा ही क्यूरियस दिमाग था। वो जानना चाहते थे कि हवा के झोंके की वजह से हर बार एक बराबर दूरी पर ये कैसे जाता है। तो फिर गैलीलियो ने एक डोरी के सिरे पर एक वजन बांध करके उसे आगे पीछे झुला करके तमाम एक्सपेरिमेंट किए, खूब सारे एक्सपेरिमेंट्स। अब उन दिनों उतनी एक्यूरेट घड़ियां तो नहीं थी, है ना। बात हम लोग कब कर रहे हैं, 16 सेंचुरी की बात कर रहे हैं, तो उस समय तो ऐसी घड़ियां नहीं थी। तो इसलिए गैलीलियो ने अपनी नाड़ी नाड़ी की नियमित धड़कन का इस्तेमाल किया। नाड़ी की नियमित धड़कन का मतलब है पल्स रेट का इस्तेमाल किया। वही पल्स रेट जब आप बीमार होते हो, बुखार लगता है, तो डॉक्टर आपका हाथ देख करके बताते हैं ना, उसका इस्तेमाल किया। तो इसका इस्तेमाल करके झूलते वजन की गति का समय उन्होंने मापा और फिर पाया कि एक्चुअली में ये जो चाप है ये धीरे धीरे और छोटे होते गए, लेकिन प्रत्येक झोंके या चाप ने बराबर का समय लिया। मतलब ये जो पेंडुलम है ये पहले कहाँ से हिलेगा, यहाँ से हिलेगा, फिर उसके बाद धीमा हो जाएगा तो यहाँ से हिलेगा, फिर उसके बाद में और धीमा होगा तो यहाँ से हिलेगा, और जब वो बिल्कुल ही धीमा हो जाएगा तो रुक जाएगा। लेकिन ऐसे है, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उसी तरह से इसकी लेंथ यहाँ पे है ना। चलो, गैलीलियो ने पेंडुलम के सिद्धांत की खोज की थी और इस सिद्धांत को समकालिता के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है समय में एक समान या नियमित अंतराल पर घटित होना। तो बाद के प्रयोगों में अन्य साइंटिस्ट ने पाया कि भाई घर्षण, फ्रिक्शन, है ना, और वायु प्रतिरोध, एयर रेजिस्टेंस के कारण में प्रत्येक चाप वास्तव में पहले की तुलना में थोड़ा कम समय लेता है ना। जैसे ये तो आप झूले में भी समझ सकते हो कि जब हम लोग झूला झूलते हैं तो उसमें भी तो ऐसा होता है ना। झूला झूलते हैं कि शुरू में आप यहाँ तक झूला ले जाते हो, फिर झूला धीरे धीरे यहाँ तक आता है, फिर धीरे धीरे झूला स्थिर हो जाता है अगर आपने और जोर लगाना जारी नहीं रखा तो। ऐसा होता है। पर आज भी गैलीलियो के पेंडुलम के सिद्धांत का कई तरह से उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए सितारों की गति को मापने के लिए, स्टार्स, है ना, स्टार्स की मूवमेंट, उनकी स्पीड को मेजर करने के लिए हम गैलीलियो के ही पेंडुलम सिद्धांत का इस्तेमाल करते हैं। और घड़ियों के समय को नियंत्रित करने के लिए तब भी हम लोग गैलीलियो के सिद्धांत का इस्तेमाल करते हैं। तो ये खास बातें हैं जो हम लोग आज के समय में जान पा रहे हैं, कर पा रहे हैं, किसकी मदद से, गैलीलियो के सिद्धांत की वजह से, है ना। तो इतनी इम्पोर्टेंट डिस्कवरी की थी गैलीलियो ने। अब थोड़ा सा और आगे देखते हैं कि गैलीलियो साहब ने क्या क्या बताया। तो यहाँ पर तो हम लोगों ने समझ लिया कि भाई पेंडुलम का जो उनका सिद्धांत था, जो उनकी स्टडी थी, ये फिजिक्स में डायनामिक्स के आधुनिक विज्ञान की शुरुआत थी, जो गति और बल के नियमों से संबंधित था। और ये सारे के सारे नियम जो हैं वो स्पेस ट्रैवल में, रॉकेट्स छोड़ने में, रॉकेट साइंस में काफ़ी इस्तेमाल होता है। इसके ज़रिए ही तो हम लोग जान पाते हैं कि भाई अलग अलग स्टार्स की स्पीड क्या है, अलग अलग जो प्लैनेट्स हैं वो आखिर कितने समय में एक रिवॉल्यूशन पूरा करते हैं। गैलीलियो ने 1588 में पीसा यूनिवर्सिटी इटली से ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की और फिर वो मैथमेटिक्स पढ़ाने के लिए वहीं पर टीचर बन गए। अरे वाह, जहाँ पे उन्होंने पढ़ाई की वहीं पर टीचर बन गए, वहीं प्रोफेसर बन गए। 25 वर्ष की उम्र में, है ना, 25th ईयर्स में उन्होंने अपनी दूसरी महान वैज्ञानिक खोज की, जिसने 2000 वर्षों पुरानी एक इस्टेब्लिश्ड मान्यता को तोड़ा। लेकिन उन्होंने ये जो खोज की उससे उनके कई सारे दुश्मन बन गए। अब देख लो, साइंस में जब लोग नई बातें खोज करते हैं तो लोग विरोध तो करते हैं कि नहीं, आपने ऐसा कैसे पता लगा लिया, आप ऐसा कैसे कहते हो कि ऐसा होता है, ऐसा होता है। लेकिन यहाँ तो एक और ही बात हो गई, यहाँ तो लोग उनके दुश्मन बन गए, दुश्मन, इनेमीज। उन दिनों अधिकांश वैज्ञानिक अपना नॉलेज, है ना, वो यूनानी दार्शनिक अरस्तु, जिनका जन्म ईसा के जन्म से 384 ईयर्स पहले हुआ था, उनके प्राचीन सिद्धांतों पर आधारित था। मतलब उस समय दुनिया में जो भी लोग थे, पर्टिकुलरली
इटली के लोगों की जो जानकारी थी, इटली के जितने भी लोग थे उनके मन में जो भी जानकारी थी, जो भी नॉलेज था, वो सब के सब अरस्तु के बेसिस पर था। हम लोग इनके बारे में भी जानेंगे। उन्हें अभी भी सभी वैज्ञानिक विचारों का महान गुरु मानते थे। तो भाई अरस्तु अपने समय के तेज आदमी रहे होंगे, वैज्ञानिक रहे होंगे, है ना। अब ये कोई ज़रूरी थोड़े ना है कि इन्होंने जो भी चीज़ें पता लगाई वो सारी की सारी बातें हमेशा के लिए ही सही रहें। जो कोई भी अरस्तु के नियम से डिसएग्री होता था उसकी ना उसको लोग कंडेम करते थे, उसकी शिकायत करते थे, कंप्लेन करते थे, उनकी बुराई करते थे, ऐसा होता था। अब देखो कि 2000 साल पहले अरस्तु ने कहा था, 2000 साल पहले अरस्तु ने क्या कहा कि कोई भी भारू वस्तु, है ना, कोई भी भारी वस्तु और हल्की वस्तु से तेज गति से गिरती है, ऐसा कहा। ओहो, ऐसा कहा था अरस्तु ने। अब आपके मन में क्या आता है बताओ? आपको लगता है कि भाई हाँ, जो भारी चीज़ है वो हल्की चीज़ से पहले गिरेगी क्योंकि वो भारी है? सोचो सोचो, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। आम तौर पर कोई भी स्टूडेंट, कोई भी बच्चा तो ऐसा ही सोचेगा कि हाँ, हम दो चीज़ों को गिराएंगे तो भाई जो भारी चीज़ है वो पहले गिरेगी और हल्की चीज़ बाद में गिरेगी। लेकिन नहीं, गैलीलियो ने कहा था कि दोनों चीज़ें एक बराबर से गिरेंगी। यही खास बात है। और ऐसा क्यों? तो इसी चीज़ की तो खोज की थी गैलीलियो ने। हाँ, गैलीलियो ने क्या कहा कि भाई अगर कोई 5 kg का है ऑब्जेक्ट और कोई ऑब्जेक्ट अगर 2 kg का है और अगर हम इसे गिराते हैं किसी ऊंचाई से, तो गैलीलियो का कहना था कि इट विल टेक इक्वल टाइम, है ना। ये कहना था गैलीलियो का। जबकि अरस्तु ने क्या कहा था? अरस्तु ने कहा था कि जो चीज़ भारी है वो पहले गिरेगी, ऐसा कहा था। तो स्वाभाविक है कि सब लोग अरस्तु का इतना ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे, तो उन सब लोगों ने गैलीलियो की बातों को विरोध किया, सब के सब उनके दुश्मन बन गए। उन दिनों अधिकांश वैज्ञानिक अरस्तु के प्राचीन सिद्धांतों की बातों पर विश्वास करते थे। ये बात अभी अभी हम लोगों ने बताई, है ना। अच्छा, अब ये जो अरस्तु की बात थी, उस बात को गलत साबित करने के लिए और अपनी बात को सही साबित करने के लिए गैलीलियो ने क्या किया? उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं ना अपनी जो थ्योरी है, जिस चीज़ का मैं पता लगाया हूँ, मैं उसे पब्लिकली साबित करके दिखाऊंगा कि मेरा जो खोज है, मैंने जो चीज़ ढूंढी है वो सही है, अरस्तु की बात गलत है। उन्होंने अपने साथी प्रोफेसरों को इकट्ठा किया और सबको लेकर के पीसा की झुकी हुई मीनार की चोटी पर चढ़ने के लिए आमंत्रित किया, है ना। अब पीसा की जो झुकी हुई मीनार है, आपको पता है कैसी मीनार है वो? पीसा की जो झुकी हुई मीनार है उसके बारे में पता है क्या? नहीं पता है। अगर नहीं पता है तो मैं बताता हूँ कि वो मीनार कैसी है, मैं बताता हूँ। और आज भी है वो मीनार, बिल्कुल है। तो पीसा की जो झुकी हुई मीनार है वो कुछ ऐसी है। जैसे हम लोग कुतुब मीनार को देखते हैं, तो कुतुब मीनार तो भाई ऐसे है, ऐसे है कुतुब मीनार। लेकिन पीसा की जो मीनार है वो थोड़ी सी झुकी हुई है। मैं इसके बारे में भी एक छोटा सा वीडियो बनाऊंगा। तो ये है पीसा की झुकी हुई मीनार। तो इसके टॉप पर ले गए होंगे गैलीलियो अपने सारे दोस्तों को, सारे प्रोफेसर को, क्योंकि उन्हें ये चीज़ प्रूफ करके दिखानी थी कि भाई भारी चीज़ और हल्की चीज़ एक बराबर स्पीड से नीचे गिरती है। तो गैलीलियो अपने साथ में 10 पाउंड का एक तोप का गोला लेकर के गए थे और साथ में एक पाउंड की गेंद लेकर के गए थे। तो पाउंड, जो बच्चे नहीं समझते हैं, जिनको नहीं पता है, तो मैं बता देता हूँ कि ये ब्रिटिश यूनिट है। इसका वज़न होता है 448 ग्राम, 1 पाउंड का मतलब।
फिर रेलिंग पर झुक करके, है ना, यहाँ पर वो खड़े हो गए गैलीलियो, है ना, यहाँ पे मैं जी लिख देता हूँ। और उसके बाद यहाँ से ना उन्होंने वो तोप के गोले को और छोटे वाले गोले को, इन दोनों को नीचे की तरफ में गिराया। तो एक समय में उन दोनों गोलों को नीचे गिराया और सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि जब दोनों गेंदें, दोनों के दोनों गोले एक समय पर, सपोज करो जैसे कि 1 सेकंड 2 सेकंड का टाइम अगर लगा, तो दोनों के दोनों गोले 2 सेकंड में ही नीचे गिरे, एक बराबर समय में, है ना, इक्वल टाइम में गिरे। तो ये है ना बहुत इंटरेस्टिंग खोज। बिल्कुल। अब हम लोग आगे चलते हैं कि और कुछ क्या इंटरेस्टिंग बातें हैं और क्या कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जिसका पता गैलीलियो ने लगाया। इस पिक्चर में आप देख सकते हो, पहले पिक्चर में क्या हो रहा है, पहले पिक्चर में गैलीलियो दूरबीन से आकाश की स्टडी कर रहे हैं, है ना। ये देखो, ये क्या है, यही तो है वो टेलीस्कोप जिसे हम लोग दूरबीन कहते हैं। इस दूसरी पिक्चर में हम लोग क्या देख रहे हैं कि गैलीलियो को पेंडुलम के नियमों का पता लगा, कहाँ, पीसा के गिरजाघर में। तो यही वो लैंप है। इसी लैंप को जब उन्होंने हिलते डुलते देखा तो उन्होंने किस चीज़ का पता लगाया, पेंडुलम के लॉज का पता लगाया। तो बस ये खास बात थी गैलीलियो में कि बस वो किसी भी चीज़ को देखते थे ना तो उसके बारे में सोचते थे कि आखिर ये चीज़ कैसे होती है, क्यों हो रहा है ऐसा, ऐसा हो रहा है तो आखिर क्यों हो रहा है, ये सोचा करते थे। अच्छा, अब आगे हम लोग देख रहे हैं कि यही है वो पीसा की मीनार जिसकी इमेज यहाँ पर दिखाई गई है। और इस तरीके से उन्होंने दो बॉल को गिराया, है ना, एक बड़ा सा बॉल और एक छोटा सा बॉल। अब देखो, इन दोनों को गिरा करके आखिर उन्होंने इतने सारे लोगों के बीच में प्रूफ करके दिखाया कि दोनों की दोनों बॉल एक समय में गिरेंगी और गिरने का जो समय होगा वो इक्वल होगा। अपने प्रयोगों के दौरान उन्होंने एक नए थर्मामीटर की भी खोज की। तो गैलीलियो के नाम से एक और क्रेडिट जाता है एक नए तरह के थर्मामीटर की खोज करने का भी। साइंटिस्ट थे ना, तो बस उनके दिमाग में चलता रहता था कि भाई ये क्यों होता है, वो क्यों होता है, क्यों ना एक ऐसी चीज़ बनाएं, क्यों ना एक वैसी चीज़ बनाएं। तो ये घटना वास्तव में हुई थी या नहीं, इस पर लोगों को संदेह है, लेकिन गैलीलियो ने भौतिक विज्ञान में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत की खोज की थी, है ना, कि गिरने वाले पिंडों, गिरने वाले जो भी सब्सटेंस हैं, ऑब्जेक्ट हैं, उनकी गति या वेग उनके वजन से फ्री होती हैं, है ना। कोई चीज़ भारी है तो पहले गिरेगी, ऐसा नहीं होगा, भारी और हल्की चीज़ एक बराबर तरीके से गिरेगी। लेकिन इससे भी अधिक उन्होंने ये दिखाया कि एक सच्चे वैज्ञानिक को हर नियम का परीक्षण करना चाहिए, बजाय इसके कि वे किसी और की बताई हुई बात को माने कि भाई एक बार चेक तो कर लो, एक बार टेस्ट तो कर लो। सो 2000 ईयर्स तक, 2000 वर्षों तक लोगों ने चीज़ों के गिरने के बारे में अरस्तु के विचार पर विश्वास किया था, जिस बात को गैलीलियो ने गलत साबित कर दिया कि भारी चीज़ और हल्की चीज़ एक बराबर समय में गिरेगी। तो गैलीलियो के आने तक तो किसी ने भी उनकी बात का परीक्षण किया नहीं था, वे बस अरस्तु की बात को फॉलो कर रहे थे कि अरस्तु ने कहा है तो सही है, अरस्तु ने कहा है तो सही है, ऐसा मानते थे सब के सब। तो ये वाला एक्सपेरिमेंट जब उन्होंने करके दिखा दिया इतने सारे लोगों को, तो इसके बाद भी गैलीलियो निराश थे, क्योंकि सबूतों के बावजूद उनके साथी प्रोफेसरों ने उनको गलत बताया। तो ये तो बुरा लगेगा ना कि भाई जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट के जरिए प्रूफ करके दिखा दिया कि भारी चीज़ और हल्की चीज़ एक बराबर समय में गिर रही है, तो भी उनके जो साथी प्रोफेसर थे वे अरस्तु के पुराने सिद्धांत को ही पढ़ाते रहे, उसी को विश्वास करते रहे, है ना। उन सब ने गैलीलियो की काफ़ी आलोचना की, क्रिटिसाइज़ किया और इतना तंग किया, इतना परेशान किया कि उन्होंने उन्हें यूनिवर्सिटी छोड़ देने के लिए मजबूर कर दिया। और अंत में 3 वर्षों के बाद में गैलीलियो को रिजाइन करना पड़ा, है ना। उन्होंने तंग आकर के, मजबूर होकर के उस यूनिवर्सिटी को रिजाइन भी कर दिया है। तो ये तो अच्छी बात नहीं हुई ना। लेकिन दुनिया में ऐसा होता है, साइंटिस्ट को किसी भी
साइंटिस्ट को, लीडर को अगर कोई अच्छी बात बताते हैं तो दुनिया को समझाने में उन्हें काफ़ी स्ट्रगल करना होता है। ऐसा होता ही है, दुनिया है ना। अच्छा, तो सौभाग्य से कुछ मित्र है ना, उनके जो कुछ दोस्त थे वो उनकी हेल्प करने के लिए आए। और 1592 में, कब? 1592 में इटली के पडुआ यूनिवर्सिटी में वे प्रोफेसर बन गए। वहाँ वो बिना किसी मुश्किल और बिना किसी आलोचना के अपने प्रयोग जारी रख सके। पडुआ में पढ़ाने के दौरान गैलीलियो ने काफ़ी बड़ी संख्या में नए साइंस की थ्योरीज़ को गढ़ा, है ना। उन्होंने साइंस की नई नई थ्योरीज़ को बताया। उन्होंने वहाँ पर काफ़ी सारा इन्वेंशन भी किया। थर्मामीटर का आविष्कार एक यूनानी वैज्ञानिक ने 3री शताब्दी में, 3rd सेंचुरी में किया था, जिसको लोगों ने पूरी तरह से भुला दिया था। तो गैलीलियो ने दोबारा से उसका आविष्कार किया। उनका सबसे महत्वपूर्ण आविष्कार, उनका जो सबसे इम्पॉर्टेंट इन्वेंशन है वो क्या है? टेलीस्कोप का है। टेलीस्कोप का लैटिन अर्थ था दूरदर्शी, है ना। तो गैलीलियो का टेलीस्कोप पहला नहीं था, लेकिन वो उस समय का सबसे अच्छा टेलीस्कोप था। उसने दूर की चीज़ों को नंगी आँखों से देखने की तुलना में 33 टाइम्स बड़ा करके दिखाया था। आप सब बच्चे जो मोबाइल इस्तेमाल करते हो तो देखते हो ना, आप पूछते हो ना कि अच्छा इसमें जो लेंस लगा है वो 15x का है, 20x का है। जूम करने की बात करते हैं ना हम लोग, तो ये जो जूमिंग करने की बात है, तो गैलीलियो का जो पहला टेलीस्कोप था वो 33x था। यहाँ से हम लोग जो चांद को देखते हैं उसको, चांद को 33 टाइम्स, इतना गुना, है ना, बड़ा करके वो दिखा सकता था। तो है ना ये इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी। गैलीलियो टेलीस्कोप के माध्यम से व्यवस्थित रूप से आकाश का अध्ययन करना चाहते थे, वो स्काई का स्टडी करना चाहते थे, है ना। तो लेकिन इस तरीके से अच्छे से स्टडी करने वाले वो पहले व्यक्ति थे। तो हम लोग कह सकते हैं कि गैलीलियो एक एस्ट्रोनॉमर थे, है ना। एस्ट्रोनॉमर का काम क्या होता है कि भाई आकाश में ग्रह तारे क्या कैसे करते हैं, उनकी मूवमेंट के बारे में, उनकी डिस्टेंस के बारे में, उनके नेचर कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पता लगाते हैं। तो इससे पहले जो स्टडी हो रही थी स्टार्स के बारे में, स्काई के बारे में, वो व्यवस्थित नहीं थी। गैलीलियो ने उसे अरेंज किया। उन्होंने देखा, है ना, कैसे देखा? अपने टेलीस्कोप से देखा कि चंद्रमा की सतह पर पहाड़ और घाटियाँ थीं, है ना। उन्होंने पाया कि चंद्रमा और ग्रहों का अपना खुद का प्रकाश नहीं है, बल्कि वो सूरज के प्रकाश को रिफ्लेक्ट करते हैं, है ना। आप सब बच्चों ने पढ़ा होगा ना साइंस में, ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। तो ये बात इन्होंने ही बताई थी कि भाई चंद्रमा के पास में अपना प्रकाश नहीं है, स्टार्स के पास में अपनी लाइट है। उन्होंने पाया कि आकाश गंगा, ये जो मिल्की वे है ना, वो लाखों छोटे छोटे तारों से मिल करके बनी हुई है। उन्होंने बृहस्पति के चारों ओर घूमते हुए 4 चंद्रमाओं की खोज की। बृहस्पति वही जिसे हम जुपिटर प्लैनेट बोलते हैं ना, जो हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट है। तो इसके 4 सैटेलाइट्स के बारे में किसने बताया? गैलीलियो ने बताया। तो ये कमाल था गैलीलियो का। तो उनकी स्टडीज़ ने पुराने सिद्धांतों को गलत साबित करना शुरू कर दिया, जिसमें कहा गया था कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र थी। देखो, तो गैलीलियो के पहले जो लोग थे वो क्या विश्वास करते थे कि भाई अर्थ जो है वो यूनिवर्स का सेंटर है। ऐसा थोड़े ना है, अर्थ तो इस सोलर सिस्टम का भी सेंटर नहीं है। हमारे सोलर सिस्टम का सेंटर तो सन है। तो गैलीलियो ने इस बात को गलत साबित किया, और उन्होंने ये भी कहा कि उसके चारों ओर सूर्य और तारे घूमते थे। इस बात को भी उन्होंने गलत साबित किया कि भाई पृथ्वी यूनिवर्स का सेंटर नहीं है। तो कई साल पहले 1543 में पोलिश एस्ट्रोनॉमर कोपरनिकस, उन्होंने अपनी एक महान पुस्तक प्रकाशित की, जिसमें उन्होंने ये घोषणा किया, अनाउंस किया, है ना। क्या अनाउंस किया? कि भाई एक्चुअली में सूर्य ही वास्तव में हमारे ब्रह्मांड का केंद्र था, और पृथ्वी और बाकी ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते थे, है ना। लेकिन कोपरनिकस के इस सिद्धांत की चर्च के द्वारा
उन्होंने ना कंडेम किया था, काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया था और लगभग उसे भुला दिया गया था जब तक गैलीलियो ने सार्वजनिक रूप से ये घोषित नहीं किया कि वे उससे सहमत थे, है ना। तो एक्चुअली में यहाँ पर कोपरनिकस की बात तो लिखी हुई है कि भाई पृथ्वी, सूर्य सूर्य जो है वो हमारे ब्रह्मांड का केंद्र है, तो सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र तो नहीं है, लेकिन सूर्य हमारे सोलर सिस्टम का सेंटर जरूर है ना। तो कोपरनिकस की बातों को लोगों ने विश्वास नहीं किया था, लेकिन गैलीलियो ने फिर से उस बात को कहने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की। अब देखो यहाँ पर ये जो सीन हम लोग देख रहे हैं, इसमें ये दिखाने की कोशिश की है कि कैसे गैलीलियो अपनी बात को समझाने की कोशिश कर रहे हैं और कैसे बाकी सारे लोग उनकी बातों का विरोध कर रहे हैं। एक और बात यहाँ हाईलाइटेड है कि गैलीलियो दूरबीन से आकाश का अध्ययन, आकाश की स्टडी करने वाले पहले आदमी थे, है ना। पहले लोग क्या करते थे कि पहले तो बस आकाश को लोग मानते थे कि वो तो स्वर्ग है, उसके बारे में क्या सोचना, क्या करना। तो जब गैलीलियो ने कहा कि नहीं भाई, सूरज जो है वो हमारे सोलर सिस्टम का सेंटर में है ना, पृथ्वी हमारे सोलर सिस्टम के सेंटर में नहीं है, तो गैलीलियो की इस घोषणा का बड़ा विरोध हुआ। इतना बड़ा विरोध हुआ कि इसकी वजह से एक तूफान खड़ा हो गया लोगों के बीच में। कैथोलिक चर्च के आक्रोशित ऑफिसर्स ने फिर से कोपरनिकन थ्योरी की निंदा की। उनका समर्थन करने वाली सभी पुस्तकों पर प्रतिबंध लगा दिया, रिस्ट्रिक्शन लगा दिया। कोपरनिकस को मरे हुए तब तक 70 साल से अधिक हो चुके थे। गैलीलियो को पोप पॉल पंचम ने ये वादा करने के लिए मजबूर किया कि वे निंदनीय कोपरनिकस थ्योरी का समर्थन या बचाव नहीं करेंगे। मतलब चर्च के ऑफिसर्स ने, चर्च के पादरियों ने गैलीलियो को मजबूर किया, ज़बरदस्ती उनके ऊपर में कहा कि नहीं, आप ये चीज़ कहो कि आप कोपरनिकस की थ्योरी को सपोर्ट नहीं करते हो। गैलीलियो अनिच्छा से सहमत हुए और अपने घर वापस चले गए, है ना। उन्होंने बहुत ही मायूसी के साथ में इस बात को मान लिया, इतना प्रेशर, इतनी मजबूरी की वजह से, और वो घर वापस चले गए, लेकिन एक बहुत ही दुखी वैज्ञानिक के रूप में। लेकिन क्योंकि वो एक वैज्ञानिक थे और उनके लिए सत्य दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ थी। कौन सी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ थी? कि भाई मुझे सत्य का पता लगाना है। इसलिए गैलीलियो के लिए एक लंबे समय तक चुप रहना असंभव था। साइंटिस्ट का दिमाग ऐसा ही होता है। तो 1632 में उन्होंने एक और किताब प्रकाशित की जिसमें उन्होंने कोपरनिकस को सही बताया। कहा कि नहीं, कोपरनिकस ने जो कहा कि सूरज हमारे सोलर सिस्टम के सेंटर में है और अर्थ है, बाकी सारे प्लैनेट्स हैं, वो सूरज की चारों ओर चक्कर लगाते हैं, और उन्होंने अपने सिद्धांत को और अधिक विस्तार से समझाया। अब तो गैलीलियो सचमुच ही प्रॉब्लम में पड़ गए, संकट में पड़ गए, क्योंकि उन्होंने खुले तौर पर चर्च और शासन की अवहेलना की थी, है ना, डिनाई किया था। तो ये तो क्राइम हो गया चर्च की नज़र में, एडमिनिस्ट्रेशन की नज़र में, सरकार की नज़र में, और ये बहुत बड़ा क्राइम था। ऐसे लोगों को उस समय क्या होता था पता है? क्या पनिशमेंट दी जाती थी? खंभे से बांध करके जला दिया जाता था। गैलीलियो को चर्च के अधिकारियों की एक शक्तिशाली ग्रुप ने, है ना, उनके सामने रोम में पेश होना पड़ा, जैसे कि कोर्ट में मुकदमा चलता है ना, कुछ उस तरीके से, जिसे इंक्विजिशन कहा जाता था इस प्रोसेस को, ये जो मुकदमा चलता था उसे। तो गैलीलियो पर चर्च के द्वारा मुकदमा चला गया। यदि उन्हें चर्च के नियमों की अवहेलना, नियमों को तोड़ने का दोषी पाया गया तो उन्हें जेल भेजा जा सकता था, या फिर उन्हें पनिशमेंट जेल में रखा जा सकता था, है ना, काफ़ी सारा उन्हें सज़ा दी जा सकती थी, या मौत से दंडित किया जा सकता था, उन्हें एग्जीक्यूट कर सकते थे, फांसी लगा सकते थे। तो इतना जोर था उस समय चर्च का, और इतना विरोध कर रहे थे सब गैलीलियो के द्वारा खोज की गई बातों का। तो गैलीलियो लगभग 17 ईयर्स के थे, 70, है ना, 70 साल के थे। तो उनका ट्रायल शुरू हुआ।
और जब उनका परीक्षण ट्रायल शुरू हुआ तो उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब थी। अब देखो इस चीज़ को भी लोगों ने कंसीडर नहीं किया। पहले तो उन्होंने निर्दोष होने की बात कही, लेकिन जब उनको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया, है ना, यातना को हम लोग कहेंगे टॉर्चर, इस तरह की वार्निंग दी गई, धमकी दी गई कि भाई ऐसे टॉर्चर करेंगे वैसे टॉर्चर करेंगे, तो उन्होंने आखिर में अपनी हार मान ली और उन्होंने कोपरनिकस के सिद्धांत से सहमत होने में बड़ी गलती की थी। ये चीज़ उन्होंने मान लिया। अब उन्होंने यही मान लिया चर्च के प्रेशर की वजह से कि पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमती है। उन्होंने अपनी भूल के लिए क्षमा भी मांगी। तो महान वैज्ञानिक के साथ पूछताछ वाली टीम ने उनके साथ में थोड़ा सा काइंडनेस का बिहेव किया, है ना। मौत की सज़ा के बजाय जजों ने उनको अपना शेष जीवन, जो बची हुई ज़िंदगी है, अपने ही घर में एक कैदी के रूप में, एक प्रिजनर के रूप में बिताने को मजबूर किया। ये सज़ा दी। लोग साइंस में इन्होंने इतनी बड़ी बड़ी खोजें की और चर्च ने इनको कैदी बना दिया। और गैलीलियो को कोई भी और एक्सपेरिमेंट करने से या कोई भी और किताब लिखने से भी मना कर दिया गया। लेकिन गैलीलियो अंत तक, है ना, सत्ता की, गवर्नमेंट की खिलाफत करते रहे, उसके अगेंस्ट में रहे, है ना। उन्होंने अपने प्रयोग जारी रखे, अपने एक्सपेरिमेंट्स को कंटिन्यू किया, हालांकि उनके ऊपर में रोक लगी हुई थी। और 1642 में अपनी डेथ से पहले उन्होंने 2 इम्पॉर्टेंट बुक्स भी लिखी हैं। तो जो साइंटिस्ट होते हैं ना, जिन्हें साइंस की ये लगन लग जाती है, वो तो किसी के रोके नहीं रुकते। आज हम गैलीलियो को एक शानदार और साहसी वैज्ञानिक के रूप में सम्मानित करते हैं। शानदार क्यों? क्योंकि उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ों का पता लगाया। उन्होंने दुनिया को मैथमेटिक्स के इम्पोर्टेंस के बारे में बताया, टेलीस्कोप के बारे में खोजा। उन्होंने ये साबित करके दिखाया कि भाई भारी चीज़ें और हल्की चीज़ें एक साथ गिरती हैं, है ना, ग्रेविटेशन। और इसी पर आगे चल कर के न्यूटन ने जो लॉज ऑफ फोर्स हैं, 3 लॉज ऑफ फोर्स, उसकी खोज की। आइंस्टीन को भी अपने काफ़ी सारे खोज में गैलीलियो की इन बातों से काफ़ी हेल्प मिला। तो हम लोग गैलीलियो को एक शानदार और साहसिक वैज्ञानिक के रूप में सम्मानित करते हैं, याद करते हैं, जिन्होंने मानव जाति के लिए बहुत बड़ा योगदान, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि वैज्ञानिकों को अपने पुराने विचारों को त्यागने और नए विचारों को स्वीकार करने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए, फ्री रहना चाहिए। कि भाई नई डिस्कवरी होगी तो सत्य के थोड़े और से पर्दे खुलेंगे, है ना, कुछ और दिलचस्प जानकारी का पता चलेगा। जैसे जैसे साइंस और टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट होगा, लोग नई नई रिसर्च करेंगे ना, नई नई बातों का पता लगाएंगे ना, बिल्कुल। तो उन्होंने ये भी कहा कि वैज्ञानिक अंधविश्वासों से या परंपराओं से बंधे हुए नहीं रह सकते हैं। और जैसा कि गैलीलियो ने कहा कि स्वतंत्र रूप से प्रश्न करना और स्वतंत्र रूप से उत्तर देना सभी वैज्ञानिकों का उद्देश्य होना चाहिए। तो ये बात मैं आप सब बच्चों को भी दोहराना चाहूँगा। क्या दोहराना चाहूँगा? कि आपके अंदर में भी क्वेश्चन करने की एबिलिटी होनी चाहिए, कोई झिझक नहीं होनी चाहिए, और आप भी हर सवाल का अलग जवाब भी दे सकते हो, बशर्ते कि वो सही हो और आप उसे प्रूफ करके दिखा सको। तो वैज्ञानिकों का उद्देश्य क्या होना चाहिए? कि भाई सवाल का जवाब ढूंढना, सवाल का जवाब ढूंढना। अगर कोई सवाल है तो उसका सही जवाब ढूंढना, यही होना चाहिए किसी भी साइंटिस्ट का उद्देश्य। तो मैं तो चाहूँगा कि आप में से जिन बच्चों को साइंस में काफ़ी इंटरेस्ट है, उन्हें भी ऐसे ही सोचना चाहिए, सवाल के सही जवाब ढूंढने चाहिए। तो साइंस के बारे में, साइंटिस्ट के बारे में, स्पेस के बारे में, यूनिवर्स के बारे में मैं और भी इस तरह के काफ़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशंस लेकर के आता रहूँगा। आपको क्या करना है? आपको अच्छी किताबें पढ़ना है, साइंस के बारे में सोचना है, और साथ साथ में मेरा चैनल न्यू एज कोचिंग, इसे लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है।
और इस वीडियो में मैंने गैलीलियो के बारे में जो इतनी सारी बातें बताई, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होंगी, है ना। तो आप कमेंट ज़रूर करो और ये मुझे बताओ कि अब आप किस साइंटिस्ट के बारे में जानना चाहते हो, तो मैं उनके बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट डिटेल्स लेकर के आऊँगा। तो जाते जाते एक बार फिर से मैं आपको गैलीलियो की तस्वीर दिखा दूं, अगर आप भूल गए हो तो। भूले तो नहीं ना? लो मैं दिखाता हूँ। ये थे गैलीलियो, ये हु वाज गैलीलियो, ये फ़ोटो, ये भी फ़ोटो। ओके, मैं देखता हूँ जो सबसे अच्छी फ़ोटो है वो कौन सी है, तो मैं सबसे अच्छी फ़ोटो ये मान करके चलूँगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और साइंटिस्ट की कहानी को लेकर के।